हमने देखा था कि हमने एक सेंटेंस का पोर्शन लेकर के चले थे और सेंटेंस में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्रेज। कौन कौन सी चीजें लेकर के हम चले थे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्रेज। क्लियर बात यहां तक? अभी हमने देखा था कि सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, उनकी मीनिंग क्या क्या होते हैं, हमने ये चीज देखी अभी तक। अभी हमने ये भी नहीं पढ़ा कि कौन से सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, वो हम देखेंगे बाद में, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ये सब चीजें, क्योंकि वन बाय वन आप पहले बेसिक क्लियर करिए। अब देखिए तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? HELPING, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया। किसी भी सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया क्या काम करती है सेंटेंस के अंदर? ये देखिए, यानी सहायक क्रिया सेंटेंस के अंदर काम क्या करेगी? जैसे नाम से क्लियर है, सहायक। एक जो सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी भी सेंटेंस में काम करेगी उसके टेंस को पहचानने का। क्या काम करेगी? टेंस को पहचानने का काम करेगी। आप खुद समझ सकते हैं ये वाली बात जब आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर होंगी। जो इज है, इज, आर, एम, जब ये अपना अर्थ निकाल रहे हैं, हूं, है, हूं, है, ये अर्थ निकालते हैं। बार बार कह रहे हैं था, थी, थे, तो आप ये खुद ही सोचने वाली बात है, क्या ये सेंटेंस कौन से हो गए, कौन से टेंस में पहुंच रहे हैं, आप खुद सोचने वाली बात है। तो क्या हम टेंस सीखकर ही इंग्लिश सीख सकते हैं? बिना टेंस के नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं दोस्तों, बशर्ते हमारे पास क्या होना चाहिए? चीजों की समझ होनी चाहिए, वर्ड्स की पकड़ होनी चाहिए कि शब्द कौन सा क्या कहना चाहता है, बस थोड़ा समझने की बात है। तो देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, यानी केवल हेल्पिंग वर्ब जो होंगी किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचानने का काम करेंगी। और आज हम लेकर के चलेंगे सारी हेल्पिंग वर्ब की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मोस्टली सब पे कमांड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बहुत अच्छे समझ आए। चलिए, पहला शब्द मैं आपके सामने लेकर के चलता हूं, इज, IS, इज। इज मीन्स होता है, यानी जब भी कोई व्यक्ति एक होगा तो बोलेगा है। जिसमें वो वह लड़का है तो कितने हैं? एक। यह किताब है, कितनी है? एक। यह पुस्तक है, कितनी है? एक। यह घड़ी है, कितनी है? एक। मैं कहूं यह चेयर है, कितनी है? एक। पकड़ पा रहे हैं बात को ध्यान से? ऐसे में आपके सामने लिखता हूं आर, ये रहा। आर मीन्स होता है, इस तरह से हैं। या दो शब्द निकालेंगे आप, हो, या तो कहेंगे हैं या हो। अब देखिएगा IS, इज, दो अक्षर हैं, ARER, बहुत सारे हैं तो बहुत सारे होंगे। अब आप देखिए AMM, एम होता है केवल अकेला अक्षर और एम की हिंदी होती है हूं। क्या निकालेंगे आप हिंदी? हूं। इसकी हिंदी बोलेंगे आप हूं, यानी मैं हूं। जैसे आप बोलेंगे मैं घर जा रहा हूं, तो जहां भी आप सेंटेंस में मैं बोलेंगे और साथ में बोलेंगे हूं, तो लगा लीजिए आपने एम लगाना ही लगाना है सेंटेंस के अंदर। और ये मैं आपको एक टेबल के द्वारा दिखाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेकर चलनी है। ये आप लेकर के चलेंगे किसके साथ? एक एक सब्जेक्ट के साथ लेकर के चलेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लेकर के आपने चलनी है। तो चलिए देखते हैं, इज है, आर हैं या हो, एम हूं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, शब्द आता है वाज, WAS। वाज होता है था या थी। कैसे लिखेंगे आप? इस तरह से देखिएगा, वाज बोले तो था या थी। और कभी कभी विशेष प्रश्न में इसका अर्थ थे भी निकलता है। क्या निकलता है? कभी कभी इसका अर्थ थे, यानी थे। जैसे मैं कहूं आपसे, किसी महापुरुष के बारे में बात करते कि महात्मा गांधी जी एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, एक अच्छे विचारक थे, एक अच्छे कवि थे। सेंस भले थे का निकालो, लेकिन व्यक्ति कितने थे? एक। तो इसलिए क्या लगाएंगे? वाज ही लगाएंगे। चलिए खैर, बात करते हैं वर, WERE। वर होता है हिंदी में थे, जब बहुत सारे होते हैं। तो देखिएगा आप, इज, आर, एम, वाज, वर। और मैं आपसे बता रहा था, जैसे कि अपने पिछली वीडियो में बताया था मैंने पहली वीडियो में, कि इनका इस्तेमाल जो करते हैं मात्र और मात्र 10 जगह पर करेंगे, यानी इनसे हम 10 तरह के सेंटेंस सीख सकते हैं केवल इनके बेस पर। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है? इनका एक शाब्दिक अर्थ याद रखना है कि इनका शाब्दिक अर्थ ये होता है इंग्लिश सीखने के लिए। क्लियर बात है? आगे देखते हैं, कुछ शब्द और लिख देता हूं आपके सामने। ये तो हो गई यहां। अब मैं शब्द लिखता हूं हैज, हैव, और एक शब्द है हैड। क्या शब्द लिखे देखो मैंने आपके सामने? हैज, हैव और हैड। 3 शब्द और लिखे। देखते हैं हैज और हैव का मतलब क्या होता है। देखो यहां पर देख लेते हैं, हैज भी है और हैव भी, सिंगुलर है, सिंगुलर है। और दूसरा अर्थ होता है इसका पास है। दूसरी चीज पास है। एक अर्थ होता है इसका संबंध बताने के लिए, यानी किसी का किसी से क्या है? संबंध है, यानी क्या संबंध है वह बताया जाएगा किसके थ्रू? हैज के द्वारा। वैसे ही सेम टू सेम हैव, और हैव क्या लगता है? हूं, हैं, हो,
और एक कहेगा पास है, और एक कहेगा संबंध वाली बात दर्शाएगा, संबंध यानी क्या रिश्ता है। ये हम एक एक सेंटेंस के थ्रू लेकर के चलेंगे कि किस तरह से संबंध दर्शाते हैं चीजें। दूसरा एक अर्थ होता है, जैसे मैंने पास बोला ना, तो इसकी हिंदी कई बार रखने के अर्थ में भी होता है, रखते हैं, रखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो हेड, हेड बोले तो था, थी और थे। हेड की हिंदी हम क्या क्या निकालेंगे, था, थी और थे। क्लियर यहां तक। अब और इसके लिए था थे के साथ क्या चलता है, यानी किसी भी सेंस में लेकर के चलेंगे, पास था, थी, थे, यानी कोई भी चीज आप बोलेंगे ये चीज मेरे पास थी। और दूसरा रिलेट करते हैं, कई बार इनसे संबंध व्यक्त किया जाता है। ये हैज और हेड से क्या व्यक्त करेंगे, थोड़ी देर के लिए कहीं हम संबंध व्यक्त कर देते हैं कि ये चीज मेरे पास थी या मेरे पास था। कई बार सेंटेंस में जो काम कंप्लीटेड होता है, काम कंप्लीट को भी यही शब्द दर्शाएंगे। अब हमारे पास और कौन कौन शब्द बचे उन्हें देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है जो प्राइमरी वाली होती है, ये होती है 11 हमारे पास, यानी इस तरह की जो हम सीख रहे हैं वाली। तो ये हटा दो, ये लिख लिया होगा शायद। और हैज, हैव और हैड जो होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, ये रहा देखो। इसे क्या लिखेंगे आप, इस तरह करके हैज, ऐसे बोलेंगे हैज। इसे क्या बोलेंगे हम, हैव, हैव। इसे बोलेंगे हैड, हैड, ये वाली चीज। क्लियर बात यहां तक। तो ये सारे शब्द क्या आएंगे हमारे पास, हैज, हैव और हैड, ये वाले शब्द। और इनका इस्तेमाल कहां करेंगे हम, केवल और केवल कितनी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, 5, यानी इनका इस्तेमाल जो करेंगे हम 5 जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी यहां पर तक लिख लिया होंगे आपने आराम से। चलिए, अगर नहीं क्लियर कर पाते तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, और आराम से नोट करते चलेंगे। बशर्ते सब चीजों को नोट जरूर करते चलना है, अच्छे करके समझ कर लेकर चलना है, ठीक है। ये चीज आपने जो पोर्शन कमजोर है इंग्लिश में आपका, आपने एक बार बताने की देर है, बस आप बताइए, मैं आपके साथ हूं और आपका सहयोग करूंगा जितना मेरा बस का होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया किस किस तरह से लेकर चलना है, देखिए कौन कौन शब्द और बचे, डू, डज और एक शब्द होता है डिड। डू, डज, डिड, कौन कौन शब्द और बचे देखो हमारे पास, डू, डज, डिड, ये शब्द लेकर चलेंगे। हिंदी कुछ इस तरह से बोला जाएगा, ये कुछ इस तरह से बोला जाएगा, और ये डिड इस तरह से, ठीक है। अब हिंदी देखते हैं, इसकी हिंदी क्या क्या निकालते हैं। देखो, वैसे तो डू, डज और जो डिड होते हैं ये केवल डू और डज। अगर एक शाब्दिक अर्थ पर देखें तो ये हिंदी निकालते हैं कुछ इस तरह की, जैसे ता है, ती है, ते हैं। लेकिन हमें इन पर इतना विश्वास नहीं करना, मैं आपसे बताऊं, क्योंकि जब भी मैं आपको थोड़ा सेंटेंस के विषय में आपको लेकर के चलूंगा, सब टेंस के सेंटेंस बताऊंगा आपसे, तो आपने एक शाब्दिक अर्थ तो बताऊंगा उनका कि भाई शाब्दिक किस किस तरह से बताए जाते हैं, जिस तरह से टीचर लोग आपके साथ बताते हैं या आपको समझाने की कोशिश करते हैं, या बुक्स में जो पहचान दे रखी है, हालांकि बहुत अच्छा है, उनको गलत नहीं ठहरा सकते, वो बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है, बहुत अच्छा कर रखा है सबको, क्योंकि भाई देखो एक से एक है, सब अच्छे हैं, बढ़िया है सब अपने हिसाब से। बस अपने पास एक पढ़ाने का जो तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, वो हम पेश करना चाहते हैं, प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और हर कोई व्यक्ति पढ़ाने के मामले में अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और अच्छा लगना चाहिए, सबके समझ आना चाहिए, हर कोई व्यक्ति की कोशिश करता है, ठीक है। और मैं भी उनमें से एक हूं कि मैं भी भाई आपके साथ खड़ा हूं, थोड़ी कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, ताकि तुम समझो, चीजों को क्लियर करो, ठीक है। तो डू, डज और डिड, ठीक है। और एक बात और मैं आपको यहां पर बता दूं, ये चीजें मैं आपको इतनी बारीक से क्यों लेकर के चल रहा हूं। आपने देखा होगा हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं, कुछ बच्चे, कुछ यूपी बोर्ड में होते हैं। अब इंग्लिश मीडियम में बच्चे होते जाते हैं और इंग्लिश पढ़ने में बहुत जान जाते हैं वो, लेकिन कई बार उनके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होती कि वो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी नहीं बना पाते, और उसका असर क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उन्हें रटने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन आंसर रटने की कोशिश करते हैं, और रटने के साथ एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं। तो जब बच्चों को हिंदी से इंग्लिश ही नहीं आएगी या इंग्लिश से हिंदी बनानी नहीं आएगी, तो वो किस तरह से क्वेश्चन आंसर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने क्लियर कोशिश करके देखो, आप अगर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी आएगी ना हमने बनानी, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर केवल समझने हैं, चैप्टर समझना है, अपने शब्दों में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं, बशर्ते कब, जब हमें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आता हो। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। तो डू, ता, ती, ते, हालांकि ये हिंदी में लिखी, लेकिन इसका मेन मकसद ये नहीं होगा, बहुत ज्यादा अर्थ अलग है। देखो, डू और डज का मतलब एक ये तो हो गया हमारे पास, एक और अर्थ होता है इसका करना, यानी प्रेजेंट में कोई भी काम करना। डू, डज का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट में कोई भी काम करना, एक बात। और दूसरी क्या बात होगी, आदत। कब की आदत दर्शाएगा ये, प्रेजेंट की आदत दर्शाएगा, ये ध्यान रखना, प्रेजेंट की आदत। जैसे मैं कहूं मैं आता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तुम आते हो, वह झूठ बोलता है, वह यहां रहता है, वह यहां आती है, लाइक दिस। बहुत सारे सेंटेंस हमारे पास हो सकते हैं, सबकी क्या है, हैबिट होगी, आदत होगी। अगर मैं कहूं पक्षी उड़ते हैं, आदत है उनकी, सूरज निकलता है, आदत है, हैबिट है। क्लियर बात है यहां तक। तो ये सब क्या है, उनकी हैबिचुअल एक्शन है। क्या है सब सर,
हैबिचुअल एक्शन यानी जो होते हैं अपने समय पर, क्लियर बात। तो वो सारे किसमें क्रिएट होते हैं, डू और डज, यानी ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस होता है। मैं यहाँ आपको शाब्दिक अर्थ में ऐसे बता दूं, सुन लीजिए आप, यहाँ पे लिख करके भी क्लियर हो सकता। जब भी मेन वर्ब होगी और वो फर्स्ट फॉर्म होगी, याद रखिए वो प्लुरल होगी। कैसी होगी, प्लुरल होगी, यानी बहुवचन होगी। और जैसे किसी वर्ब में एस, ईएस, आईईएस ये शब्द लगा दोगे आप, यानी किसी वर्ब में अगर आप एस, ईएस, आईईएस ऐड करोगे, वह वर्ब बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। इट मीन्स वर्ब विच डज नॉट कंटेन एस, ईएस, आईईएस, इट मीन्स दैट वर्ब इज प्लुरल एंड द वर्ब विच कंटेन्स एस, ईएस, आईईएस, दैट वर्ब विल बी कॉल्ड सिंगुलर वर्ब। क्लियर बात होगी यहां तक। चलिए खैर अभी, यानी जो वर्ब अकेली होगी इस तरह से करके होगी, बिना एस, ईएस, आईईएस के होगी, वो सिंगुलर, वो प्लुरल होगी। और जिसमें एस, ईएस, आईएस लगा होगा, वो क्या होता है हमारे पास, वो सिंगुलर होगी। और यही रीजन है, आप देख लेना, ही डज, ही के साथ एस, ईएस चलता है, यानी डज चलता है, डू नहीं चलता, ध्यान रखेंगे। और यही रीजन होता है, ही के साथ गो नहीं चलता, गोज चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि एस, ईएस वाली बात उसके अंदर होती है। अब बात करते हैं डिड की। तो डिड क्या है, देखो सेकंड फॉर्म है डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड, यानी किया, कोई भी काम किया। यानी ये जो दर्शाएगा पास्ट में कोई भी काम किया, पास्ट में काम किया, यानी कोई भी कार्य किया, यानी ये साइंस दर्शाएगा कि कोई भी कार्य किया। डाउट क्लियर है यहां तक। तो देखो आपने कितनी वर्ब देखी, हेल्पिंग वर्ब 11 हेल्पिंग वर्ब देखी। अभी और आगे भी हेल्पिंग वर्ब, उनकी तरफ भी चलते हैं एक एक करके, 1 बाय 1, यानी जिन्हें हम जानते हैं मॉडल वर्ब के नाम से। ठीक है, अब मॉडल वर्ब देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। देखो यहां पे क्या लेकर चलेगा, विल, कुछ इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, विल, इसका निकालेंगे आप प्रोनाउंसिएशन शैल, इस तरह से करके कुछ। ठीक है, तो विल, गा, गी और गे, कुछ इस तरह से इसकी हम हिंदी निकालेंगे, गा, गी, गे। शैल में भी कुछ इस तरह से हिंदी निकालेंगे, गा, गी और गे। क्लियर बात यहां तक। लेकिन इनका ये यूज होता है बेसिकली इस अर्थ में नहीं निकलेगा कई बार, ठीक है, एक शाब्दिक अर्थ में तो निकलेगा, गा, गी, गे। लेकिन जो मेन मकसद होता है ना इसका, वो होता है फ्यूचर की प्लानिंग, यानी वेन एवर वी वर प्लानिंग ऑफ डूइंग समथिंग इन नियर फ्यूचर, मतलब जब भी हम किसी काम को निकट फ्यूचर में करने जा रहे होंगे तो हम बोलते हैं विल या शैल। कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं मैं घर जाऊंगा, मैं आपको पूरी वीडियोस पढ़ाऊंगा, या मैं आपको पूरी इंग्लिश कंप्लीट करवाऊंगा, ग्रामर वीडियो पूरी अच्छे से बना दूंगा आपके लिए। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं, प्लानिंग है मेरी आपके लिए। ठीक, आप कहेंगे जी मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तो पढ़ूंगा यानी अभी पढ़े तो नहीं, एक प्लानिंग बना रहे हैं, पढ़ूंगा, मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, इंग्लिश में अच्छे नंबर लाऊंगा। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। तो क्या कर रहे हैं हम, एक प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनका इस्तेमाल कहां करेंगे, प्लानिंग के अर्थ में करेंगे। किसका, विल और शैल का प्रयोग, यानी कहां, एक तरह से समझ सकते हैं आप, फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर फ्यूचर प्लानिंग, FUTURE, फ्यूचर, और प्लानिंग PLANNING, फ्यूचर प्लानिंग, FUTURE, फ्यूचर की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी काम करने के लिए, किसके, विल और शैल की फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम काम कर रहे हैं। बोलते हैं मे, ये ठीक है, मे आई कम इन, कई बार आपने इस तरह के शब्द सुने होंगे, मे आई कम इन, मे आई गो, तो कहां पे इस्तेमाल करेंगे, हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, हिंदी का निकालेंगे, सकता है, सकती है, ये सकते हैं, किस तरह के सेंस में, सकता है, सकती है, सकते हैं, तो हिंदी तो निकलेगी सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन यूज कहां करना है वो चीज आप ध्यान दीजिए। देखिए मेन यूज क्या करना है इनका, मेन यूज क्या होता है, देखो परमिशन यानी अनुमति, परमिशन बोले तो अनुमति। जब भी हम किसी काम को करने के लिए अनुमति ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, वी आर गिविंग परमिशन और टेकिंग परमिशन टू डू समथिंग। अगर हम किसी भी काम को करने के लिए परमिशन या तो ले रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं, जैसे मैं कहूं क्या मैं आ जाऊं, तो अब देखो हिंदी देखो, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये नहीं बोल रहा, क्या मैं आ जाऊं, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आऊं, कितनी सारी हिंदी है। अब इन हिंदी के लिए आप कहां से लेकर आएंगे वर्ड्स, तो आपने एक सेंस पकड़ना है, अनुमति, यानी व्हेन वी आर टेकिंग परमिशन और गिविंग परमिशन टू समवन और टू अस, यानी किसी को भी हम परमिशन दे रहे हो या खुद के लिए परमिशन ले रहे हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का यूज करेंगे। लेकिन कब, आप ये क्लियर करिए बात को कि बात कब की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, या आने वाले समय की, ये बात सोचने की डिफाइन काम आपका है। क्यों, कैसा है काम, सोचिए। अब आप ये बताइए कि टेंस कौन सा है, ये मत सोचो टेंस कौन सा, बस ये सोचो आप कि शब्द में दे क्या रखा है, कब की बात है, अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है। अगर यहां लिखा होता था, कब की बात होती, पास्ट की बात होती। अगर कहेगा गा,
तो आने वाले समय की बात होगी, समझे ना ध्यान से। चलिए, अनुमति लेना या देना किस काम के लिए, मे का यूज करेंगे। दूसरा यूज देखिए, संभावना, यानी संभावना, संभावना, ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने या ना होने की क्या होगी, संभावना होगी। तो जहां पे किसी काम के होने या ना होने की संभावना होगी तो वहां पे क्या लगेगा, आपका मे लगेगा। जैसे मैं कहूं आपसे, ठीक है, कि अगर आपके लिए संभावना है क्या, कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो आप, मैं क्या बोलूंगा, मे, यू मे लर्न इंग्लिश। मैं संभावना क्यों कहूं आपके लिए, क्योंकि जरूर नहीं कि आप सारी वीडियो देख लें, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों को शेयर भी करें, पसंद आने पर लाइक करें, या लगातार वीडियो देखते चले जाएं, या आप रेगुलर लर्नर बन जाएं। तो एक संभावना है केवल, अगर आप बाकी में बन गए तब आप देखना इंग्लिश कहां से कहां तक आप सीख सकते हैं, ठीक है। तब आप एकदम से कह सकेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश एंड आई कैन एंजॉय ऑफ इंग्लिश। क्लियर बात यहां तक। चलिए खैर बने रहिए, देखते हैं अभी अनुमति, देखते हैं कितना सीख पाते हैं। अनुमति, संभावना, दो चीजें क्लियर है यहां तक। किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का, यानी जहां पे भी किसी काम करने की अनुमति लेना या देना होगा, या किसी भी काम के लिए क्या होगा, संभावना होगा, तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, हम मे का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर डाउट यहां तक। सेम इसी अर्थ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइट का भी इस्तेमाल करते हैं। और माइट की जो हिंदी निकलती है माइट, कुछ इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, इस तरह से करके देख लेते हैं, मा ई ट, माइट, कुछ इस तरह से माइट। अब ये क्या होता है, देखो इसका इस्तेमाल कहां होता है, जैसे बोलूं सकता था, ये रहा सकता था, मैं बोलूं सकती थी, इस तरह से करके देखो, ये रहा, या सकते थे। वो कर पा रहे हैं बातों को ध्यान से, क्या कह रहा हूं, देखो मेरे शब्दों पे भी ध्यान देना है, खासतौर पे लिखे पे तो ध्यान तो दोगे, लेकिन मेरे समझो बातों शब्दों पे भी ध्यान दोगे। सकता था, सकती थी, इस सेंस में क्या लेकर के चलेंगे, हम माइट को लेकर के चलेंगे। और कहा, जैसे अनुमति वाली बात हो, संभावना वाली बात हो, कोई कौन सी पास्ट में किसी काम के होने की संभावना थी जी, जैसे वो बारिश हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, ठीक है ना। आप कहेंगे मैं अंग्रेजी सीख सकता था अगर मैं चाहता, संभावना थी सीखने की, यानी पूरी, लेकिन मैंने पूरी वीडियो को देखा ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा, ठीक है, हर वीडियो को देखा ही नहीं, पूरा ठीक से नहीं समझ पाया, मैं ध्यान ही नहीं दिया थोड़ा सा, तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी कमी करेंगे। तो क्या बोलेंगे, संभावना, यानी किसी काम को पास्ट में होने की संभावना थी, ठीक बात, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे आप, माइट का इस्तेमाल करेंगे। डाउट क्लियर है कुछ। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इनके प्रयोग और नहीं है, प्रयोग और भी हैं अभी सबके, लेकिन हमें बेसिक प्रयोग सीख करके चलना फिलहाल के लिए, ताकि आप कुछ तो कमांड जमाएंगे इंग्लिश पे। जब आप बेसिक समझेंगे तब आप मेन भी पकड़ पे चले जाएंगे, क्योंकि आपको छत पे चढ़ने के लिए, रूफ पे जाने के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले एक एक सीढ़ी पे कदम रखना पड़ता है। आप डायरेक्ट कूद करके नहीं जा सकते, जंप करके नहीं जा सकते, तो इसलिए पहले एक एक सीढ़ी सीखिए, पहले एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, और तब आप आराम से चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो माइट सकता था, सकती थी, किस अर्थ में, संभावना या अनुमति वाले अर्थ में लेकर के चलेंगे यहां तक। चलिए खैर अभी अब बात करते हैं कैन। कैन कहां पे इस्तेमाल करेंगे देखो आप, ठीक है। चलिए यहां पर कैन से पहले एक बात और, अनुमति, संभावना, यहां एक बात और रहेगी, क्या जब आप किसी को करते हैं, किसी काम को करने के लिए, पास्ट के लिए अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, इच्छा, यानी अपनी पास्ट में कोई या प्रेजेंट में कोई क्या व्यक्त करना होता है, इच्छा। तो इच्छा व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल कर देते हैं, किसका, मे का। जैसे आपने देखा हो कई बार हम किसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान करे तुम सफल हो जाओ, है ना, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है। आप कहेंगे भगवान करे तुम सब कुछ सीख जाओ, भगवान करे तुम अंग्रेजी सीख जाओ, तो कुछ इस तरह की सेंस, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, मे का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बात यहां तक। अब ये सब चीजें डिटेल से कहां पढ़ेंगे, सेंटेंसेस की एक एक वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलो खैर, तो माइट। अब बात करते हैं कैन। देखिए कैन को कैसे बोलेंगे आप, मेरा कैन, कैन हिंदी वो निकलेगी, ये रहा देखो, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सेंस निकालेंगे। क्या, कैन सकता है, सकती है और सकते हैं, ये सेंस निकालेंगे आप किसका, कैन का। अब कैन को कैसे निकालेंगे देखो, अब मेन मकसद समझिए इसका, ये शाब्दिक अर्थ है, मेन मकसद समझिए कि इस्तेमाल करना कहां पे है। मेन मकसद समझिए कि सकता है, सकते है, सकते हैं, लेकिन कैन यूज कहां होगा, CN कैन। देखो कैन कहां पे इस्तेमाल करेंगे, क्षमता यानी कैपेसिटी, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी कितनी है किसी के अंदर, शक्ति पावर, किसी भी काम को करने की पावर कितनी है, ये चीज। और थर्ड पोर्शन होता है इसका योग्यता, यानी एबिलिटी, कि किसी काम को करने की योग्यता कितनी है, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आप ना मे में अंतर कर पाएंगे,
ना ही कैन मंत्र कर पाएंगे। दोनों में आपको कंफ्यूजन रहेगा बार बार कि मैं लगाऊं या कैन लगाऊं, मैं लगाऊं कि कैन लगाऊं, आप बार बार सोचते रह जाएंगे और आप इसी कंफ्यूजन में कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो पहचान करिए, हिंदी में भले ही सकता शक्ति, जाऊं आऊं खाऊं, लाइक दिस शब्द हो, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, मैं का इस्तेमाल कहां करेंगे, अनुमति लेने या देने में करेंगे, संभावना के अर्थ में करेंगे, इच्छा को व्यक्त करने के अर्थ में करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको कैन समझ में आता है एकदम, तो डायरेक्ट दिमाग में सोचिए, क्षमता, किसी भी काम करने की कैपेसिटी है, शक्ति है मेरे पास, योग्यता है। ठीक है, मैं कहूं मैं 1 घंटा पढ़ा सकता हूं, तो मेरे अंदर क्या है, क्षमता है। ठीक है, मैंने कहा मैं उससे लड़ सकता हूं, ताकत है, इतनी शक्ति है मेरे अंदर। योग्यता, आप कह रहे हैं मैं इस फॉर्म को तो भर सकता हूं, मैं कार को चला सकता हूं, तो ये क्या है, हमारी योग्यता है, कहीं ना कहीं एबिलिटीज हैं कि हम इस काम को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर डाउट यहां तक? चलिए खैर, अभी अब बात करेंगे कुड, है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं, यानी वाइप आउट कर देता हूं। कैन तक हमने क्लियर किया, कैन के बाद देखते हैं कुड। क्या है हमारे पास, कुड। कैसे लिखेंगे कुड, ये कुछ इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, कुड, COULD, कुड। अब आप सोच रहे हो कई बार इसे कुड क्यों बोलते हैं, इसे शुड क्यों बोलते हैं, शुड ऐसे करके, इसको बुड ही क्यों बोलते हैं, जबकि एल तो है, एल बेचारा चुप क्यों है क्या देखते हैं हम कि एल बेचारा चुप क्यों है, आवाज क्यों ना दे रहा अपनी। तो चलिए देखो, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं। हालांकि सभी शब्दों के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ही शब्द हैं जिनके साथ ऐसा होता है मोस्टली। क्या, देखो, DKFM, डीके कोई व्यक्ति है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, दीपक कुमार, डीके, दिनेश कुमार, कुछ भी नाम ले लीजिए आप। तो डीके का FM जैसे रेडियो, तो FM, जहां भी DKFM और ये शब्द होंगे, यानी ये लेटर होंगे, अक्षर होंगे, इनके ठीक पहले अगर कहीं भी एल होगा, तो एल समझ लीजिए क्या होगा, बेचारा साइलेंट होगा, चुप होगा, बोलेगा नहीं कुछ भी, अधिकतर शब्दों के साथ। क्लियर बात है यहां तक? नहीं तो आप देख लेना, BALM, बाम, क्या पढ़ेंगे, बाम। अगर आपको एल की आवाज निकालनी पड़ जाए तो क्या पढ़ेंगे आप, बालम पढ़ेंगे ना, बालम या बालम। ठीक है, तो बालम तो है नहीं भाई, ये तो बाम है चलिए खैर, अभी तो क्लियर कर लेंगे बात ये वाली थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि हर शब्द के साथ ऐसा होगा, लेकिन कुछ शब्दों के साथ ऐसा है। ठीक है, क्योंकि साइलेंट होती है, एक चैप्टर साइलेंट लेटर्स पे लेकर के चलिए। ठीक है, चलिए, तो कुड, अब हिंदी क्या निकलेगी इसकी, कुड की, सका, सखी, सके, किस अर्थ में लेकर के चलेंगे, सका, सखी, सके, इसका अर्थ क्या निकालेंगे आप, कुड। कुड बोले तो सका, सखी और सके, ये अर्थ लेकर चलेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत काम नहीं चलेगा, हमें लेना पड़ेगा रिपेंट, REPENT, रिपेंट बोले तो पश्चाताप। ये क्या ध्यान रखने का आपने, पश्चाताप ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा, कुड, कुड, सका, सखी, सकी। लेकिन हमें शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाना है, हमने कहा जाना है रिपेंट, यानी पश्चाताप। यानी किसी भी काम का जब ना करने का हमें क्या होगा, पश्चाताप होगा। तो याद रखिए क्या इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर, हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। बात करते हैं शुड। शुड बोले तो चाहिए, अवश्य चाहिए, और एक होता है ought to, ought to चाहिए, SHOULD, शुड होता है चाहिए, MUST मस्ट होता है अवश्य चाहिए, OUGST ought to होता है चाहिए। अब तीनों के साइंस को अर्थ को क्लियर करिए। देखिए, ये होता है साधारण सलाह, यानी साधारण सलाह मीन्स साधारण सी एक्सेस, क्या बोलते हैं, एडवाइस। अगर हम किसी को नॉर्मल एडवाइस देना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम वह काम करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइक दिस। अब वो माने ना माने उसकी मर्जी, भाई माने ना माने उसकी मर्जी, ये कैसी सलाह होगी, साधारण सलाह होगी। अगर बात करते हैं आप अवश्य चाहिए, यानी कोई जरूरी सलाह, यानी किसी को आप एक ऐसी सलाह दे रहे हैं जो आपके लिए क्या होगी, जरूरी सलाह होगी, यानी एक नेसेसरी वाली एडवाइस होगी, मस्ट वाली बात होगी। तो क्या करेंगे, मस्ट। अब आपने सुना होगा, वैसे हम किसी को सुन लेते हैं एक बार मस्ट बोलते हुए, तो आप नॉर्मल कह देते हैं मस्ट, ये तो जी मस्ट है, मस्ट। और मस्ट तो है, लेकिन मस्ट का मीनिंग भी तो पता हो, क्या मीनिंग होगा मस्ट का। मस्ट बोले तो अवश्य चाहिए, लेकिन कब, जरूरी सलाह के लिए, जब कोई बात जरूरी सलाह हो जाए। जैसे नॉर्मल आप समझ लीजिए पीजीटी, टीजीटी, पता नहीं किस किस चीज की वैकेंसी निकल गई, भाई फॉर्म तो आप भर दोगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना भी तो जरूरी है नहीं है, तो पढ़ाई क्या होगी, मस्ट होगी, तभी तो आप इस्तेमाल करेंगे मस्ट, यानी पढ़ना भी तो अवश्य चाहिए, तभी तो नंबर आएगा। या बस नॉर्मल फॉर्म भरना चाहिए, तो एक साधारण सलाह होगी, फॉर्म भरना चाहिए, भाई भर लो, क्या दिक्कत, नंबर तो लेकिन तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो जरूरी सलाह क्या है, यू मस्ट स्टडी, पढ़ना चाहिए, और कैसे, रेगुलर पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, ठीक से पढ़ो। ought to, ought to चाहिए, लेकिन एक इस तरह की सलाह होगी जो सार्वजनिक होगी। कैसी सलाह, सार्वजनिक सलाह, यानी जो सभी पर लागू होती हो, एक नॉर्मल बात हो,
जो सभी के लिए हो, सर्वजन सभी के लिए हो। जैसे आपसे कहूं अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, बोलते हैं हम इस तरह करके। तो जहां पर हम कहेंगे कि हमें इस तरह के काम करने चाहिए जो एक सबके लिए लागू होते हैं, जो सब पे अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स क्या है, सार्वजनिक सलाह, एक सबके लिए इक्वल हो। तो वैसी सलाह जो सब माने, ऐसी होती है ought to वाली बात, ठीक है। मैं कहूं कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, तो वो कौन सी सलाह होगी, ought to वाली बात होगी। क्लियर बात है। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, अपने देश की भावना रखनी चाहिए, दैट मीन्स क्या है, ought to है, सारा साथ। लास्ट का वर्ड बचता है वुड। वुड को और फोकस करिए। अभी हेल्पिंग वर्ब और भी हैं, लेकिन हम बाद में लेकर के चलेंगे। उससे पहले हम मेन वर्ब को समझेंगे, मेन वर्ब सेंटेंस में क्या क्या काम करती है और क्या क्या होता है वो लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल एक और शब्द है वुड। वुड को क्लियर करिए। देखिए वुड क्या शब्द है हमारे पास, वुड। अब वुड को कैसे क्लियर करेंगे, वुड के शब्द करते हैं क्या, पहला गा गी गी, पहला अर्थ हो गया गा गी गी। दूसरा अर्थ होता है किया करता था थी थे, किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, ठीक है, कुछ इस तरह का सेंस होगा। तीसरा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ले जा रहे होते हैं, जब इसका सेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। और भी देखेंगे अभी, चलिए खैर फिलहाल तो इतना कर लेते हैं। देखो गा गी गे कब होगा हमारे पास ये वाला सेंस गा गी गे, जब हम पूछ रहे होंगे प्रेजेंट की पसंद नापसंद प्रेजेंट की पसंद नापसंद। और एक को लिख लीजिए अभी, पोलाइट रिक्वेस्ट, REQUEST। और एक होता है कोरी कल्पना के अर्थ में, लेकिन बाद में देखेंगे भी सबसे धीरे। गा की गई पहले क्या मतलब था, पसंद या नापसंद वाली बात। क्या, जैसे मैं आपसे पूछूं आप इस समय क्या पढ़ना पसंद करेंगे, घर पर मेहमान आए आप उनसे पूछोगे आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे, ठीक है ना, करते ना इससे की बात। तो हम वहां पे दुकान पे चले गए, मान लीजिए कि शॉपिंग मॉल में या किसी पे दुकान पे जाकर हम खरीदने के लिए पहुंचे कोई चीज, और हम पूछे वहां पे कि हम क्या लेना पसंद करेंगे, दुकान वाला कहेगा भाई तुम क्या खरीदना पसंद करोगे, लाइक दिस। तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, वुड बोलेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू परचेज, लाइक दिस, ठीक है। किया करता था। दूसरी बात देख लीजिए, पास्ट, PAST, पास्ट की आदत यानी हैबिट। जब भी किसी काम को करने की पास्ट की कोई हैबिट थी तो वहां पर इस्तेमाल क्या करेंगे आप, वुड। पहले इंग्लिश में इस्तेमाल क्या करते थे, यूज्ड टू, लेकिन अब इस्तेमाल करते हैं वुड, यानी पास्ट की आदत के लिए भी। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं भी पढ़ा करता था तो आई वुड स्टडी ऑल्सो, ठीक है। आप जब भी देखेंगे आप किसी कॉलेज वगैरह में जहां पर आप पढ़े हो, वहां को आप निकले ना कभी जिंदगी में, तो आप क्या बोलते, यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ा करता था, तो मैं पढ़ा करता था, आई वुड स्टडी। क्लियर बात यहां तक। चलिए डायरेक्ट में आप समझ रहे होंगे नॉर्मल, जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट होता है उसमें विल या शैल दिया होगा, तो वहां पर क्या बना देंगे आप, उन सबका वुड बना देते हैं, यानी मोस्टली सबका वुड बन जाता है। चलिए पोलाइट रिक्वेस्ट देख लेते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करती है, यानी एक नम्र निवेदन। नम्र निवेदन कैसे करते हैं किसी काम को करने के लिए, जैसे आपसे कोई विनम्र निवेदन करता है कि क्या आप ये काम कर देंगे, निवेदन, क्या आप यह काम कर देंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे क्या मैं कहूं आप क्या ध्यान से पढ़ लेंगे, यानी एक रिक्वेस्ट होगी, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट होगी। अगर मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको प्यास लगी, आप बोलेंगे क्या आप मुझे पानी पिला देंगे, तो यानी ये वाली शर्त होगी। चलिए जहां पर हम क्या करेंगे आपके साथ एक पोलाइट रिक्वेस्ट वाली भावना रखेंगे, वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का। चलिए यहां तक हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। किसके अंतर्गत, सेंटेंस यानी वाक्य के अंतर्गत हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए, कौन कौन से, एक तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, दूसरा हमने देखा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, वो किस किस तरह से काम करती हैं सेंटेंस का। अभी कुछ हेल्पिंग वर्ब और भी हैं, लेकिन उनका वीडियो हम लेकर के चलेंगे नेक्स्ट में। इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारे पास वो कौन सी लेकर के चलेंगे, आप मेन वर्ब की देखेंगे कि मेन वर्ब सेंटेंस में क्या क्या काम करती है। चलिए तब तक बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें एक बार, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।